बंगाल का एग्जिट पोल क्या कहता है? ममता बनर्जी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग बेचैन दिखाई दे रहा है। विपक्ष कहता है कि चुनाव आयोग ओवर टाइम करके रात को बैलेट पेपर की छटाई कर रहा है। तो बंगाल में होने क्या जा रहा है, समझने के लिए और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 4 मई को क्या होने जा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत है सर, ये ममता बनर्जी के आने का संकेत है या जाने का इशारा कर रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, ये जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है, ये तो करीब जो 1 करोड़ से ज्यादा मत दो हिस्सों में शामिल नहीं है उनकी लिस्ट में। जैसे एक तो वो हाँ, माने गए कि जो इनकी मृत्यु हो चुकी है या जो राज्य से हाँ, बाहर चले गए हैं, जो पहले राउंड में हुए थे। और फिर 27 लाख मतदाता अभी ऐसे हैं जो सीमा पे खड़े हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक काम हाथ में ले लिया था जो समय से पूरा नहीं हुआ, लेकिन चुनाव हो रहा है। वो बेचारे मतलब मतदान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इन सब चीजों से जो कमी हुई है, उसकी वजह से मत प्रतिशत की संख्या बढ़ गई है। बड़ा हुआ दिख जबकि रहा है। हाँ, जबकि नंबर ऑफ वोट्स अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि लगभग उतने ही वोट पड़े हैं, या जो हर चुनाव में थोड़े बहुत बढ़ते हैं, 3-4 हजार, एक विधानसभा में 5 हजार, उस तरह से ही वृद्धि हुई है। तो कोई वृद्धि में कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ टोटल वोट कम हो गए तो मत प्रतिशत बढ़ गया। जैसे 10 में अगर 7 वोट हो तो 70% होता है, लेकिन अगर 8 में 7 वोट हो तो वो 90% प्लस हो जाता है। तो ये हो लेकिन गया सर, है। 2020 के बाद से जो पैटर्न देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़ा है, मतलब संख्या ज्यादा देखने को मिली है, तब तक जो सरकार सत्ता में है उसकी वापसी हुई है। लेकिन बंगाल में एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे हैं। नहीं, इसको समझना है। बंगाल में तो जो एग्जिट पोल है वो दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी जीत रही है। जो नोएडा चैनलों पे एग्जिट पोल है वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। राइट, एक ही राइट। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दिल्ली चैनल में और कलकत्ता चैनल में फर्क है। कलकत्ता चैनल पीपुल्स पल्स की रिपोर्ट दिखा रहा है जिसमें जी हाँ। ममता बनर्जी जीत रही हैं, और दिल्ली चैनल मैट्रिक्स की रिपोर्ट दिखा रहा है जिसमें मोदी जी जीत रहे बीजेपी। हैं। तो इस हमारे यहाँ दुर्भाग्य से, और सबसे एक प्रमुख सर्वेक्षक जो है एक्सिस ने, उन्होंने तो कहा है कि 70% लोग, 70% महिलाएं, और लोग भी कहा है उन्होंने, लोग अपनी बात प्रकट ही नहीं कर रहे हैं, चुप हैं। तो अगर एक देश की सबसे प्रमुख संस्था ये स्वीकार कर रही है, प्रेस नोट जारी कर रही है, इसलिए प्रतिशत और डिटेल नहीं दे रही है कि 70% उसके रेस्पोंडेंट्स ने कोई जवाब नहीं दिया, तो राइट। सिर्फ क्या क्या उन्हीं के लिए 70% लोगों ने मुंह बंद कर रखा है? क्या जो बाकी सर्वेक्षक थे उनके लिए बिल्कुल सबने सही मुंह बात है। खोल दिए थे? तो दोनों, अब इन तीनों चीजों में आप हम सब लोग दर्शकों पे छोड़ना चाहते हैं कि वो सच ढूंढे। हमारी तो बिल्कुल समझ सही। से परे है। जो ये 3 फैक्ट्स हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन का नोएडा चैनल प्रेफर कर रहा है उस रिपोर्ट को जिसमें बीजेपी जीत रही है, यस। उसी का कलकत्ता चैनल प्रेफर कर रहा है उस रिपोर्ट को जिसमें तृणमूल जीत रही है, और तीसरा देश का सबसे प्रमुख जो एक सर्वेक्षक है जो बड़ा महंगा है, वो कह रहा है कि 70% रेस्पोंडेंट कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसलिए जारी नहीं करूंगा। तो अब इसमें क्या नतीजा, अपनी अपनी इच्छा से आप नतीजा निकाल लीजिए, जिसकी जो अपनी इच्छा डबली है। अपना राग। हाँ, स्वयं घोषित कर लीजिए, 4 तारीख से पहले आपको आजादी है, अपना अपना जीत कर लीजिए भाई। अच्छा, एक चीज और है कि बीजेपी ने 2024 में कहा कि 400 पार आएंगे, उसमें गच्चा खा गए। अब की बार नरेंद्र मोदी जी ने अपनी फाइनल स्पीच दे डाली और कहे कि 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो हम बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह में ही अब बंगाल आएंगे। तो ये भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है? इसके पीछे आप क्या देख रहे नहीं, ये पॉलिटिकल बयान है। ममता हैं? बनर्जी ने भी बयान दिया कि बंगाल का चुनाव खत्म होने दीजिए, इसके बाद मैं दिल्ली आ रही हूँ। तो हाँ। ये दोनों बयान जो है हाइपरबोल है, और दोनों में जो है राजनीति है। ऐसे बयान दिए जाते हैं, राजनीतिज्ञ लोग ऐसे बयान देते हैं। लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं सर, आज समय बदल गया है, लेकिन पहले इन्हीं एग्जिट पोल्स पर चर्चाएं होती थी। उन्हीं एग्जिट पोल को हम लोग केंद्र पर रखकर घंटों डिबेट किया करते थे। तो आज के जो एग्जिट पोल है उसको देखकर क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि बंगाल का चुनाव सर जो हमने देखा वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर केंद्रित है और कोई लोकल कनेक्शन दिखाई नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे में जिस परिवर्तन की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भाजपा कर रही है, क्या
एग्जिट पोल जिस तरह के आंकड़े दिखा रहे हैं बिना किसी लोकल कनेक्शन के, ऐसे एग्जिट पोल कहीं पर धरातल पर संभव भी हो सकते हैं? देखिए, बंगाल का चुनाव ये ठीक है कि घोषित तौर पर मोदी जी के चेहरे पर था, लेकिन रियल में वो मोदी जी के चेहरे पर नहीं था। रियल में वो हिंदू मुसलमान पर था, बहुत नंगे रूप से हिंदू मुसलमान पर था, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर था। बीजेपी कोई चुनाव घोषणा करती है कि इसके चेहरे पर उसके चेहरे पर लड़ रही है, वो जब चुनाव शुरू हो जाता है तो वो सांप्रदायिकता के नंगे नाच पर उतरती है। और वो चुनाव आयोग का और हमारे डिफरेंट कोर्ट्स की इस समय दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि चुनाव आयोग तो पूरी तरह से वेपनाइज हो गया है, जैसे हमारा मीडिया वेपनाइज है। जो हमारा नेशनल मीडिया है वो भी पूरी तरह वेपनाइज है। अभी रैंकिंग आई है हमारी, दुनिया में 157वां रैंक है हमारा मीडिया के स्टैंडर्ड के मामले में। तो हमने ये सब चीज़ों को, इंस्टीट्यूशंस को वेपनाइज कर लिया है। चुनाव से 7 दिन 8 दिन पहले आप चुनाव संचालन करने वाली एजेंसी के एक प्रमुख को गिरफ्तार कर लेते हैं, ईडी गिरफ्तार कर लेती है। ठीक चुनाव से पहले ही उसको गिरफ्तारी करनी थी और चुनाव खत्म होते ही उसको गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं रह गई, कोर्ट में उसने जमानत हो जाने दी। तो ये सब जो कमाल है ये भारत में ही संभव है। 27 लाख वोटर मतदान ही नहीं दे पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी संख्या आपने धार्मिक आधार पर छांट दी है और उसके बाद आपके मुख्यमंत्री कई प्रदेशों के आके खुलेआम सांप्रदायिक बातें कह रहे हैं। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कह रहा है कि हमें मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए, हमें तो हिंदू सब एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो गए हैं, हिंदू एक हो गए हैं, खुलेआम कह रहा है। कोई रोकने वाला, कोई लगता ही नहीं। कोई चुनाव आयोग जैसी संस्था है, लग रहा है चुनाव आयोग जो है वो लग क्या रहा है, तो उसके तर्क है 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके जिस तरह से चुनाव आयोग का कानून बनाया गया उनकी नियुक्ति का, उसके सारे राइट प्रधानमंत्री ने अपनी जेब में रख लिए। उनके द्वारा एक मंत्री और वो नियुक्त कर देंगे जिसको चाहेंगे। उन्होंने अपने मन का अफसर नियुक्त कर दिया, उनके मन का अफसर उनके मन की बात कर रहा है, उसको इनाम मिल रहा है। उनकी बेटी को उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख जिले का डीएम बनाया हुआ है। तो ये सब खुलेआम हो रहा है। तमाम जजेस के मामले में हम देख रहे हैं कि आज वो चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, कल वो राज्यसभा में बीजेपी की ओर से बैठे हुए हैं। उसके पहले उनका एक प्रसंग है जिसमें सरकार और वो माडवाली करती हुई मिलती हैं। एक चीफ जस्टिस के घर से हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम को निकलते हुए पाते हैं। तो अब चीजें छुपी हुई कुछ नहीं है। और बहुत सारे हाई कोर्ट्स में हम ऐसे जजेस को पा रहे हैं जो आरएसएस से संबंधित कार्यक्रमों में इसके पहले उपस्थित रहते हैं। अभी बंबई हाई कोर्ट में तो एक जज नियुक्त हुई है जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, घोषित 1 साल पहले तक टीवी चैनलों पर उनके प्रवक्ता की हैसियत से आर्गुमेंट कर रही थी, अब वो जज बन के बैठी हुई हैं। इसका क्या कहेंगे? एक जज दिल्ली की कोर्ट में है जो विभिन्न ऐसे कार्यक्रमों में जाती रही जो आरएसएस से संबंधित वकीलों का संगठन है, और कहती रही कि जब जब मैं यहाँ आती हूँ तब तब मेरा प्रमोशन हो जाता है। तो अब तो सिर्फ कुख्यात हो गई हैं चीजें, सबको पता चल गई हैं भाजपा की और तमाम सरकारी इसलिए किसी एग्जिट पोल पर या किसी खबर पर क्या बात की जाए या किसी नतीजे पर, अब कभी कभी ऐसे नतीजे आ जाते हैं जिससे लोकतंत्र में फिर हम जबरदस्ती विश्वास करने लगते हैं, वरना हमने लोकतंत्र को काफी हद तक खो दिया है। बड़ी साफ बात कर रहे हैं आप सर, लेकिन क्योंकि चर्चा तो करना ही है और ये भी बहुत जरूरी है कि हम विश्वास रखें लोकतंत्र पर, ये भी बहुत जरूरी है। एक उम्मीद ही बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन सर एक चीज मैं समझना चाहूंगी, जैसे एक चीज देखी गई है कि जब जब महिलाओं के खातों में पैसे जाता है तो उसका प्रभाव चुनाव में दिखाई देता है। बिहार में हमने देखा, सबसे बड़ा फैक्ट यही आया कि हाँ महिलाओं के खाते में पैसे था। बंगाल में तो ऐसा हो नहीं पाया, बीजेपी महिलाओं के खाते में पैसा डाल नहीं पाई। उसके उलट ममता बनर्जी की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त करती हैं, चाहे वो धन से, स्वास्थ्य से, या फिर जिस भी तरीके से ये चीज है। और दूसरी तरफ जो हम ये देख पा रहे हैं कि मोदी जी ने जो 3 दिन संसद खोलकर महिला आरक्षण बिल का ढोंग या ड्रामा करके जो विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने की कोशिश की, पूरी भाजपा ने महिला विरोधी को साबित करने की कोशिश की, क्या उसका परिणाम क्या रिजल्ट में दिखाई देगा? क्या उसका असर बंगाल में हो सकता है? नहीं, ये तो मतलब इसका कोई सर पैर नहीं, चूंकि हमारे यहाँ बहुत थोड़ी सी महिलाएं हैं जो आप कह सकते हैं कि इस तरह के प्रसंगों से अपना मतदान तय करती हैं। और वो जो वर्ग है, जैसा आप, हमारे पास सीएसडीएस के पुराने आंकड़े हैं कि वो सर्वेक्षण करके बताते हैं कि जो गरीब लोग हैं उसमें तृणमूल का समर्थन ज्यादा है। तो गरीब लोगों में गरीब महिलाएं, गरीब पुरुष दोनों शामिल हैं। और जो थोड़े मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय महिलाएं और पुरुष हैं उनमें बीजेपी का समर्थन ज्यादा है। तो जिनमें बीजेपी का समर्थन ज्यादा है उनके लिए तो ये एक प्रसंग है
महिला आरक्षण या इस तरह की डिबेट्स। लेकिन कॉमन वर्किंग वुमेन में तो उनके लिए सबसे जरूरी है कि उनके सर्वाइवल की स्थिति क्या है। उनके लिए समस्या ये हो गई थी कि SIR की वजह से वो इस देश की नागरिक है कि नहीं, ये सवाल उनके सामने सबसे बड़ा हो गया था। बिल्कुल सही वो बात है। जगह जगह से, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, नोएडा में, दिल्ली में घरों में काम करने वाली बहुत सारी जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं जो है सब वापस गई थी लौट जी के हाँ। बंगाल, क्योंकि अब नहीं किसी के घर में है, क्योंकि 2-2 3-3 बार उनको जाना पड़ा। उनमें से बहुतों के अभी मतदाता परीक्षण में वो पास नहीं हो पाई हैं। बहुत सी जो पास हो गई उन्होंने इसलिए वोट दिया कि उनका फिर कहा जा रहा था कि जिन्होंने 2002 में जिनका नाम लिस्ट में है वही लोग, उनके बच्चे लिए जाएंगे, तो वो इसलिए सब रिकॉर्ड बना रही थी। उनकी कठिनाइयां अलग थी। लेकिन जहां तक ये स्कीम्स की बात है, देखिए इसमें बीजेपी को एडवांटेज है। बीजेपी को एडवांटेज ये है कि चुनाव के दौरान बिहार में 10,000 रुपए बांटे गए चुनाव के दौरान, और चुनाव आयोग ने किसी को नहीं रोका। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस ऐसा कर रही होती तो शायद चुनाव आयोग रोक देता। बिल्कुल सही बात है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के मामलों में दूसरा रुख अपनाया हुआ है, कोर्ट्स ने दूसरा रुख अपनाया हुआ है। तो हम एक अजीब सी स्थिति देख रहे हैं। तो इसलिए और चुनाव आयोग का जो सरकारी पक्ष है उसको पता होता है क्या तारीखें हैं पहले से एडवांस में। वो उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगे रहते हैं, सारे उद्घाटन करने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, उसके बाद अनाउंस होता है। ये सुविधा विपक्ष को तो प्राप्त है नहीं, और विपक्ष को ये भी डर रहता है कि अगर चुनाव अनाउंस हो गया तो हम कोई स्कीम लागू नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ममता बनर्जी दे रही थी पैसा, ये पैसा सिर्फ वो युवाओं को छोड़कर बाकी वो पहले से देती चली आ रही थी। तो लोगों को इसकी आदत, हो सकता है कि इसकी आदत पड़ चुकी हो। जैसे प्रधानमंत्री जी के जमाने में 5 किलो अनाज दिया जाता है 82 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को अब लगता है कि हमारा हक है। इसके आधार पर मोदी जी वोट मांगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। तो बंगाल में महिलाओं को ये पहले से मिल रहा है, हर महीने उनके अकाउंट में 1500, पहले 500 आता था, फिर कुछ बढ़ा, फिर बढ़ते बढ़ते उसमें शायद दलित महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा है, इस तरह से है, वो पहले से उनके यहाँ आ रहा था। जो उन्होंने चुनाव से ठीक पहले किया वो युवाओं के लिए किया। अब युवाओं में कितना प्रतिशत उनको गया कि नहीं गया, ये 4 तारीख के उसके बाद पता चलेगा। तो एक लेकिन ये आपका अनुमान क्या कहता है, क्योंकि एक तरफ जनता का वोट है और दूसरी तरफ जुगाड़ है, आपको क्या लगता है कि आपकी बंगाल में काम क्या करेगा, जादू किसका चलेगा, जनता का या जुगाड़ का? नहीं, जनता तो अब कहीं रह नहीं गई है। जैसे मैं आपको तथ्य बताऊं, आप सभी कार्यक्रमों में मैं बता रहा हूं, ऑफिशियली मेटा ने और गूगल ने बताया है कि जो वहां 4 प्रमुख पार्टियां थी बंगाल में, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस और CPI मतलब लेफ्ट पार्टी। इन चारों ने डिजिटल मीडिया पर विज्ञापन में 32 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 32 करोड़ में से 17 करोड़ बीजेपी ने खर्च किए हैं और 15 करोड़ तृणमूल ने खर्च किए हैं। कांग्रेस ने 0 खर्च किया है। लेफ्ट ने कुल 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। आप बताइए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 0 खर्च करने वाली और 1.5 लाख खर्च करने वाली पार्टी का क्या राजनीतिक भविष्य हो सकता है? इसी तरह से टीवी पर खर्च किया गया होगा, इसी तरह से अखबारों में खर्च किया गया विज्ञापन पे, इसी तरह से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग में खर्च किया होगा। इसने क्या नाम, तृणमूल कांग्रेस ने आईपैक को इन्वॉल्व कर रखा था। आईपैक उनके लिए 2021 से पहले से काम कर रही है। एनी गिवन टाइम आईपैक के लिए कम से कम 3,000 लोग फील्ड में होते हैं, और जब चुनाव वगैरह होता है तो 10-10 हजार लोगों को वो हायर करते हैं। आप इनका कैलकुलेशन करिए कि कितनी कॉस्ट आती होगी इतने लोगों को कर। और बीजेपी के पास ऐसी कई टीमें हैं। क्या ये सुविधा कांग्रेस को और CPM को प्राप्त है? क्या उन्होंने किसी को हायर किया? हमारे पास जवाब है नहीं। तो हम अब सामान्य चुनाव नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के उदय के साथ इस देश में चुनाव की पूरी प्रणाली बदल गई है। मोदी जी जब चुने गए थे 2014 में मई में, मोदी जी की 360 से ज्यादा राष्ट्र भर में सभाएं हुई थी। 360। इन 360 सभाओं में एक एक सभा में जो खर्च था वो करीब 50 करोड़ था। अब आप सोचिए, इतने पैसे क्या कांग्रेस पार्टी के प्रचार में हो पाए थे जो केंद्र में सत्ता में थी, या किसी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं पार्टी रजिस्टर्ड किसी के पास इतने पैसे थे? किसी के लिए इस तरह से आयोजन हुआ? उनके लिए एप्को नाम की एक अमेरिकन कंपनी पूरी चीजें प्लान कर रही थी।
उनके लिए इस देश के कारपोरेट सेक्टर का वो अडानी साहब का तो जहाज ही उनके लिए प्राइवेट अवेलेबल था, और अन्य छोटे हेलीकॉप्टर्स वगैरह। शायद बीजेपी ने करीब 300 वायुयान और हेलीकॉप्टर हायर किए थे उस इलेक्शन में, मोदी जी के कैंपेन में। Oh my God. किसी दूसरी की पार्टी के पास 100-150 भी नहीं थे, सरकारी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास शायद तब रहे हो। तो ये कोई इवन चुनाव हो रहा है? देश में जितनी राष्ट्रीय पार्टियां रजिस्टर्ड है और जितनी राज्य की पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, अगर उनमें साधनों का अंतर इतना बड़ा है, प्लस बीजेपी के पास इस समय केंद्र में सत्ता होने के कारण ईडी है, सीबीआई है, केंद्रीय बल है, इन सब का इस्तेमाल उसके पक्ष में हुआ। इस चुनाव में आप देखिए जितने वीडियो आए हैं उसमें सब में सीआरपीएफ वाले सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लोगों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, भगाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक जगह बीजेपी के कार्यकर्ता सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में खड़े होकर तृणमूल के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं और वो उनको बिल्कुल नहीं बचा रहे हैं। ये वीडियो आए हैं। आरोप ये था कि बंगाल में, बंगाल का जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तृणमूल की मदद करता है, लेकिन हमने पाया कि केंद्रीय बल गए वहां 2.5 लाख और वो तृणमूल के खिलाफ काम कर रहे थे। हमने पाया कि उत्तर प्रदेश का एक पुलिस अधिकारी जो ऑब्जर्वर के रूप में गया था, वो जाके तृणमूल के प्रत्याशी के घर में उसके घर वालों को धमका रहा था कि मैं देख लूंगा, ये कर दूंगा, और मैं चुनाव के बाद या उसके बाद ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसका ये काम नहीं था, उसका काम रिपोर्ट करना था। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन में किसको तैनात करना है, एसपी, डीएम, ये सब चुनाव आयोग के हाथ में था, लेकिन वो अपने को सिंघम बन के वहां गया हुआ था। ये सब चीजें हमने देखी हैं। तो अगर केंद्र किसी राज्य पर चढ़ाई कर दे, ये तो कुछ इस तरह का हुआ कि केंद्र ने अपना सारा फौज फाटा लेके बंगाल पे चढ़ाई कर दी, और बंगाल में जो बंगाल की राज्य है उसकी जो सेना है वो सामने आ गई। 2 सेनाएं लड़ रही थी, बाकी सब तो पिस गए जमीन में, उनका कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस है, सीपीएम है, अन्य बहुत सारे छोटे दल वल होंगे, उनका क्या मतलब है? तो अब चुनाव इस देश में नॉर्मल नहीं है, हम एक एबनॉर्मल कंडीशन में है, जिसमें सत्तारूढ़ दल को जो केंद्र में है असंख्य सुविधाएं प्राप्त हैं। कोर्ट से उसको सुविधा प्राप्त है, चुनाव आयोग से प्राप्त है, एजेंसियां उसके लिए दूसरी पार्टी के लोगों को पकड़ के बंद कर सकती हैं, हमारे सुरक्षा बल दूसरे लोगों को पीट के भगा सकते हैं, वोटरों को उनके, मेरा ख्याल है 1.5-2% जो इस वाले उसमें सेकंड उसमें कम वोट हुआ है, पहले वाले में 93% था, इस बार करीब 92% है। ये सुरक्षा बलों की धमकियों से हुआ होगा, क्योंकि वो ज्यादातर जितने वीडियो आए हम उसमें पा रहे हैं कि वो ऐसे मतदाताओं को धमकाते हुए मिल रहे हैं जो तृणमूल की बात कर रहे थे, या तृणमूल का झंडा लिए थे, या तृणमूल के कैंप की ओर जा रहे थे, या वो पहचान से लग रहे थे, जैसा कहा जाता है कि उनके मतदाता है। तो ये सब अब नॉर्मल चुनाव हमारे देश में नहीं हो रहे हैं, इसलिए इन नतीजों पर जो भी नतीजे आएंगे 4 को हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये साधारण स्थिति नहीं है और सामान्य और सही स्थिति नहीं है। अगर ममता बनर्जी की सरकार बनती है, जैसा कि 7 एग्जिट पोल्स में से 2 एग्जिट पोल्स ने बताया और आपने भी बताया कि बंगाल के एग्जिट पोल मानते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी रिपीट कर रही हैं, तो क्या फैक्टर्स होंगे ममता बनर्जी के साथ जो उनकी सरकार वापस आ सकती है? नहीं, वो तो सीधे फैक्टर है, वो वहां माइनॉरिटी की राजनीति करती हैं और ये मेजॉरिटी की राजनीति करते हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी, ये सब चीजें गौण हो जाती हैं जब धार्मिक राजनीति होने लगती है, ध्रुवीकरण की राजनीति होने लगती है, जैसा राहुल गांधी ने आरोप लगाया, तो और पैसे और साधनों की राजनीति जब होने लगती है, तो अब ये नहीं, अब ये हमें क्या पता कि बीजेपी ने कैश कितना बांटा। भाई बीजेपी के लोगों को तो कैश पकड़ने वाली एजेंसियां उनके साथ ही थी। तो अगर बीजेपी ने प्रति मतदाता कुछ पैसा बांटा हो, आपने दिल्ली में देखा था प्रवेश वर्मा के यहाँ खुलेआम लाइन लगा के महिलाओं को 1000 रुपया दिया गया था। चुनाव आयोग यही है, हाई कोर्ट वही है, सुप्रीम कोर्ट वही है। क्या आप कोई विश्वास कर सकता है कि इस देश में कोई फेयर इलेक्शन होता है? मैं तो नहीं करता। उन्होंने केजरीवाल की सीट पे 10-12 हजार वोट काट दिए और केजरीवाल की सीट पे एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया जिसने खुलेआम रुपए बांटे और उसका कुछ नहीं हुआ, चुनाव जीत लिया। तो अगर ऐसी 100 सीटें, जैसे बीजेपी अपने दम पे 77 जीती थी, उसने स्टडी कराई हो कि इसमें से 50-60 हम फिर जीत सकते हैं, नई 100 सीटों को जीतने के लिए उसने 100 सीटों पर प्रति सीट 10-10 करोड़ रुपए कैश बंटवा दिया, कोई मुकाबला होगा? लेकिन सर ये जो हाल है आज का
हम जो देख रहे हैं चुनावों में जो देखने को मिलता है, बाकी तो खैर अलग क्या ही बात किया जाए, लेकिन चुनावों में जो देखने को मिल रहा है, वो तो ऐसा लग रहा है कि ये जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, जब ये गुलाम हो जा रही हैं, तो ये तो बिल्कुल लोकतंत्र कहीं रहा ही नहीं। तो ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा और इसका नहीं नहीं क्या नहीं नहीं हश्र नहीं, होगा? लोकतंत्र है। हुँ, एडीआर की रिपोर्ट पढ़िए, आपके हुँ, 100 सांसदों में से 86 सांसद करोड़पति हैं। 14 वो हुँ, करोड़पति नहीं है जो रिजर्वेशन कोटे की वजह से आदिवासी और दलित हिस्सों से आते हैं, हुँ, बाकी सब करोड़पति हैं। और इस देश हुँ, में करोड़पति कितने हैं? कुल 1.25 करोड़ लोग इस देश में इनकम टैक्स देते हैं। हुँ, तो जाहिर है कि ये उस कोटे में से 150 करोड़ में से कुल 1.25 करोड़, उन 1.25 करोड़ में भी सब करोड़पति नहीं है। इसमें ये तो बहुत है सी ही। बड़ी संख्या सरकारी कर्मचारियों की होती है जो तनख्वाह में से जिनकी कट जाता है, इनकम हुँ, टैक्स पे ही है। तो यानी 50-60 लाख लोग हैं इस देश में जो करोड़पति कहे जा सकते हैं। हुँ, तो ये अब जो संसद आपकी भरी हुई है ये उन 50-60 लोगों में चुनी जा रही है। 150 करोड़ लोग सिर्फ वोटर हैं, हुँ, जिनको सरकार के द्वारा दी गई किसी धनराशि के एवज में या प्रत्याशी के द्वारा बांटी गई रकम के एवज में या किसी दल के द्वारा बांटी गई किसी रकम या प्रलोभन के एवज में सिर्फ वोट देना है। जी, और जो जो बेचारा एज पर एक्सिस 70% जिसकी जबान भी बंद हो गई, वो बोल भी नहीं पा रहा है, हमने यहां पहुंचा दिया है 78वें 79वें साल में देश की आजादी और लोकतंत्र। सही बात है। लेकिन सर एक असामान्य सवाल आपसे पूछने जा रही हूँ, बहुत अंतिम सवाल है। आपने तो सर इतने चुनाव देखे हैं और आपने आकलन भी किया है, एनालिसिस किया है, तो अगर निष्पक्ष चुनाव की बात करें, जो कि असंभव है, लेकिन अगर निष्पक्षता से देखें कि बंगाल में क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है, उसका अनुमान अगर आपसे लगाने को कहें, तो आपके अनुसार निष्पक्ष चुनाव हुए, तो क्या अनुमान है आपका? नहीं, निष्पक्ष जब चुनाव ही नहीं हुए तो उसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं? हुँ। मैंने कहा ना कि उसमें लोकतंत्र हार जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा, जो दोनों लोकतांत्रिक नहीं है मेरी नजर में। हुँ। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार और आप ऐसे ही जुड़ते रहा करिए, आपसे कई नई चीज़ें सीखने को और समझने को मिलती हैं। दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगी होगी आपकी बात। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट पे बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद।